और चूँकि हमको एक कार्गो अनलोड भी करना था और वहीं से एक कार्गो लोड भी करना था। तो बीच प्रोसीजर के दौरान हमको वीएचएफ रेडियो पे ईरान के थ्रू पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो चुका है। चूँकि हम पैसेज में थे, हमारे ऊपर से ड्रोन्स मिसाइल्स जा रही थी, जैसे अबैंडन शिप ड्रिल होती है और तरह तरह की ड्रिल्स होती है जहाज़ पे, उनको भी फॉलो किए, जिससे हम आगे इस सिचुएशन के लिए रेडी थे अगर हम पे भी कुछ ऐसा हमला हो। मन हमेशा ये रहता था कि कहीं ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक ना हो जाए। और हमको ऐसी खबर मिली कि वहाँ पर शायद से मिसाइल का अटैक हुआ है। तो वहाँ पर मिसाइल का अटैक हुआ और हमने अपने जहाज़ पे, जो कि दुबई एंकरेज पे था, कुछ हद तक एक रोलिंग पिचिंग जो होता है, जहाज़ मूव करता है, वो हमने फ़ील किया। जैसे मैं अपने दोस्तों को काफ़ी धन्यवाद भी करूँगा, क्योंकि इस सिचुएशन में थे, वो मेरे से पल-पल की खबर लेना चाहते थे। ये पूछते थे कि तुम जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आओ। नमस्कार, उज्जवल भूमि के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहा हूं जिन्होंने 90 दिन 90 रातें बीच समंदर में काटी। उन परिस्थितियों में जब सर से मिसाइलें गुजर रही थी, घातक ड्रोन मौत बनकर मंडरा रहे थे, लेकिन उनके साथ ईश्वर की कृपा थी, माता पिता का आशीर्वाद था और साथ था दोस्तों की शुभकामनाएं। वो 90 दिन और 90 रातें कितनी खतरनाक थी, कितनी भयावह थी, वो मंजर कैसा था, इन सब के प्रत्यक्षदर्शी रहे रुद्रांश चौबे का आज हम बहुत स्वागत करते हैं, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए सारी बात जानते हैं उनसे कि आखिर वो 90 दिन कैसे कटे, कैसे कटी वो रातें, कैसे कटे वो दिन और क्या क्या हो सकता था, जिनकी संभावनाओं को हम यहां पर अभी फिलहाल तो नहीं बताएंगे, लेकिन रुद्रांश से जरूर सुनेंगे कि वो दिन और वो रातें किस तरह की थी। रुद्रांश, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपसे वो 90 दिन कैसे कटे इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फरवरी के एक हफ्ते के आसपास हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंडर में एंटर किए थे, और चूँकि हमको एक कार्गो अनलोड भी करना था और वहीं से एक कार्गो लोड भी करना था। तो बीच प्रोसीजर के दौरान हमको वीएचएफ रेडियो पे ईरान के थ्रू पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो चुका है। तो उस दौरान हमें कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे नहीं। हमारे अंदर काफ़ी हद तक एक कन्फ्यूजन, काफ़ी हद तक एक डर भी था, चूँकि वॉर बढ़ती जा रही थी और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था, हमें क्या करना है, हमें कुछ भी क्लियर आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद चूँकि हमको वो सऊदी का कार्गो जो है वो इजिप्ट में डिस्चार्ज करना था, उसके लिए हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कैसे भी हाल में क्रॉस करना था। पर चूँकि कंपनी की गाइडलाइन के थ्रू हमको ये पता चला कि शॉर्ट वॉयज के लिए हमें उस कार्गो को बहरीन में डिस्चार्ज करना है। तो हम सऊदी से बहरीन के लिए निकले। तो उस दौरान मैंने देखा, चूँकि जो वॉर था वो एक अपने पीक पे था, तो मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स की मूवमेंट लगातार बनी हुई थी। और चूँकि हम पैसेज में थे, हमारे ऊपर से ड्रोन्स, मिसाइल्स जा रही थी, और हम ये भी देख रहे थे कि कैसे ड्रोन्स और मिसाइल्स, इवन एक जो ड्रोन था वो मेरे जहाज़ के ऊपर ही इंटरसेप्ट हुआ था, तो वो भी हमने देखा। तो उस समय भी काफ़ी हद तक एक कन्फ्यूजन, एक डर का माहौल था। बट चूँकि हमारी कंपनी ने, डीजी शिपिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उनने हमको एक क्लियर गाइडलाइंस और क्लियर प्रोसीजर्स हमको प्रोवाइड किए। हेल्पलाइन नंबर भी दी हमको, ईमेल्स भी दिए, ताकि कुछ भी ऐसा डाउट होता है या फिर कुछ भी किसी भी सीफेरर को ऐसी कोई समस्या है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। एंड हमारे मास्टर और हमारे कंपनी के सूझबूझ से हम सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो किए, और जो भी जैसे अबैंडन शिप ड्रिल होती है और तरह तरह की ड्रिल्स होती है जहाज पे, उनको भी फॉलो किए, जिससे हम आगे इस सिचुएशन के लिए रेडी थे अगर हम पे भी कुछ ऐसा हमला हो या फिर हम पे भी कोई ऐसी सिचुएशन हम पे भी आए, तो हम इस चीज़ को कोप अप कर सकते थे। तो आपने अभी अभी सुना रुद्रांश चौबे को कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वो खौफनाक मंजर
जिससे वो गुजरते रहे, हर दिन कटती रही, हर रातें कटती रही। लेकिन अभी सवालों का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ से हम शुरू करेंगे उनके बेसिक सवाल, बेसिक जो उनके दिन थे, कैसे उन्होंने भोजन किया, कैसे उनकी दिनचर्या रही, आदि आदि तमाम बातों पर हम बात करेंगे। तो रुद्रांश, जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे, स्टेट ऑफ होमोर्ज के बीच में फंस गए, तब से लेकर वहाँ से निकलने तक के बीच में वो दिन कैसे कटते थे? आप लोग के शिप के भीतर ही आपको रहना था, आप कहीं बाहर नहीं निकल सक रहे थे, फिर वही रातें कटती थी, हर समय वॉर का डर रहता था, कभी भी मिसाइल आ सकती थी, कोई ड्रोन आपके ऊपर, आपके जहाज के ऊपर फट सकता था। कैसी रही वो परिस्थितियाँ? जी, वैसे तो वो परिस्थितियाँ नॉर्मल नहीं थी, पर हमारी कंपनी और हमारे कैप्टन ने हमको सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि चूंकि अब तुम जहाज से बाहर जा नहीं सकते हो, बीच समुद्र में तुम्हारा सिर्फ एक ही प्राइमरी काम है कि तुम अपने काम पे फोकस करो। तो जैसे मेरी दिन की शुरुआत होती थी 4 से 8 की वॉच कीपिंग से, चूंकि मैं चीफ ऑफिसर को असिस्ट भी करता था। उसके बाद जो डेक में भी कुछ काम है, डेक के मेंटेनेंस के काम है, वो भी करता था। फिर शाम के वक्त भी 4 से 8 की मेरी वॉच रहती थी, और जो भी कुछ भी पेपर वर्क्स है, जो भी कैप्टन को मेरे से कोई हेल्प चाहिए, या फिर चीफ ऑफिसर के कोई असिस्टेंट्स का काम जो भी है वो मैं करता था। तो शुरू में तो ये था कि हाँ काम कर रहे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा था कि मन हमेशा ये रहता था कि कहीं ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक ना हो जाए। पर चूंकि जैसे मैंने अभी फिर से बताया कि कैप्टन और हमारी कंपनी ने हमको एक ही चीज़ बोली थी कि अभी तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम काम करो जहाज के, और अगर कोई भी अटैक होता है तो तुम जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स है उसका फॉलो करो। अब रही बात खाने और पीने की, तो चूंकि हमारे पास 2 महीने का खाना था अभी जहाज पे, फिर भी कैप्टन और कंपनी की गाइडेंस ये थी कि हम कैसे प्रोविजन को मैनेज करें और कैसे उसका यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें। पानी को कैसे मैनेज करें, पानी को कैसे हम जहाज में ही जनरेट करें, जिससे हम अगर ये वॉर और लंबी खिंचती और 4-5 महीने ही जाते, तो हम कैसे उतने लिमिटेड रिसोर्स से हम मैनेज कर पाते। अच्छा रुद्रांश, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और पूछूंगा। जब वहाँ पे आपकी शिप फंस गई, तब क्या शिप मूवमेंट हो रही थी, या फिर एक ही जगह पे वो कंडीशनली बंद के रह गए थे आप लोग? जी, जैसे जितना भी ट्रेड जो हॉर्मोस के बाहर जाता है, वो ट्रेड तो पूरी तरह से ही डिस्टर्ब होकर रह गया था, और कई जहाज लंबे लंबे एंकरेज पे खड़े थे, कई जहाज ड्रिफ्टिंग भी कर रहे थे। ड्रिफ्टिंग मतलब जब कोई जहाज बीच समुद्र में रहता है और उसके पास कोई ऑर्डर्स नहीं रहते, तो वो अपने आप को यहाँ से वहाँ मूवमेंट करता रहता है, और एंकरेज पे जहाज एक पर्टिकुलर जगह पे ही खड़ा रहता है कई कई समय तक। चूंकि हम लोग 3 महीने तक लगभग थे, तो इन 3 महीने में हम लगभग 2 महीने एंकरेज पे थे, और 18 से 20 दिन हम ड्रिफ्टिंग कर रहे थे, और कुछ दिन हम पोर्ट्स में भी थे। तो बाकी वैसे पर्शियन गल्फ के विद इन में ट्रेड चालू थी, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर जो ट्रेड होनी थी, जैसे ऑयल की भी ट्रेड हो गई, और जैसे हमारे पास यूरिया कार्गो था उसकी भी ट्रेड होगी, बल्क कार्गो की, कंटेनर की, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी, और जहाज की मूवमेंट लगभग ना के बराबर थी उस कंडीशन में। अब रुद्रांश आते हैं फैमिली पे। आप इतने लंबे सफ़र पे थे, और लंबे सफ़र के साथ साथ आप उस जगह पे फंस गए थे। तब आपने घर परिवार को कैसे मैनेज किया? क्या सच्चाई बताई, या फिर किसी तरीके से उनको बहलाते रहे? जी, मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि जो भी मेरे परिवार वाले सिचुएशन को अपने नज़रिए से टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, तो मैं हमेशा से उनको ये समझाऊं कि वो सिचुएशन है, बट मैं सुरक्षित हूँ, मेरा जहाज सुरक्षित है, और मेरे आसपास के लोग सुरक्षित हैं। तो हमेशा से मैं ये सुनिश्चित करता था कि मैं ये सब चीज़ें उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि उनके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और हमेशा से क्लैरिटी बनी रहे। रही बात, हम लोग जैसे हमारे जहाज में वीसैट की फैसिलिटी होती है, जिसके थ्रू हम सैटेलाइट से वाईफाई लेके हम अपने घर पे बात कर सकते हैं। बट चूंकि कुछ दिनों तक जीपीएस स्पूफिंग भी रही और सैटेलाइट जैमिंग भी रही, 10-15 दिन तक ऐसा नेट का डिसरप्शन रहा। बट मेरी हमेशा से पूरी कोशिश रहती थी कि एटलीस्ट दिन में एक बार मैं मैसेज करूं उनको, और बताऊं कि मैं सुरक्षित हूं, और हमारा जहाज भी सुरक्षित है, और बाकी सब भी ठीक है।
मैं इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं कि आपके मम्मी और पापा इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन हुआ होगा? जी, जैसे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो चूँकि सबकी मदर्स जो होती हैं, माँ होती हैं, वो काफ़ी हद तक एक इमोशनल एक एक तरह का एक इमोशनल बॉन्ड होता है किसी भी चाइल्ड का। तो मेरे हिसाब से तो मदर को काफ़ी हद तक टेंशन रही होगी, चूँकि मदर को ज़्यादा उस सिचुएशन के बारे में उतना नॉलेज था नहीं। बट मेरी हमेशा से अगेन यही कोशिश रहती थी कि मैं उनको हर चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन करूँ, ताकि वो जितनी भी चिंता वो लेके जा रही है वो एटलीस्ट कम हो सके। फिर पापा ने उसको कैसे मैनेज किया होगा? चूँकि पापा मेरे एनसीसी में एएनओ भी हैं, तो वो समझते हैं इस सिचुएशन को कि कैसे अगर वॉर का सिचुएशन है या फिर ऐसे कोई भी हाई रिस्क सिचुएशन है, तो इस केस में इंसान क्या फ़ील कर रहा होगा या फिर क्या प्रोसीजर्स फ़ॉलो कर रहा होगा। तो मेरे पापा भी चिंता किए होंगे, बट उनको इस बात का नॉलेज है और उनको इस बात का एक एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि उनको पता है कि इस चीज़ से कोप अप कैसे किया जा सकता है। उस स्टेट ऑफ होमोड से आप वो जो खौफ का मंजर था, या यूं कहें कि वो खौफ का जो एरिया था, उससे बाहर आने में कितना वक्त लगा होगा? चूँकि देखिए अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो वैसे भी बंद है, तो जहाज़ का आवाजावन मतलब जहाज़ का आना-जाना तो बिल्कुल ही ब्लॉक है। पर चूँकि हम अभी फ़िलहाल मैं दुबई एंकरेज पे था, तो मेरी शिप से दुबई एंकरेज के बीच में सर्विस बोट की फैसिलिटी होती है। तो मेरे साथ-साथ 9 और क्रू जिनका टेन्योर खत्म हो चुका था, तो कंपनी ने हमको प्रोवाइड किया साइन ऑफ, तो हम उस सर्विस बोट के थ्रू दुबई पहुँचे और फिर वहाँ से एयरपोर्ट के थ्रू अपने-अपने घर पहुँच गए। वो जो 90 दिन थे, जैसे कि आपने बताया कि आप लोग के पास खाने-पीने की तो फिर भी फैसिलिटी थी, हुँ। लेकिन क्या उस डर के माहौल में खाने-पीने इन सब चीज़ों पे मन लगता था? जी, खाना-पीना तो फिर इन सब मामलों में एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती थी। प्राइमरी हमेशा यही लगता था कि हम बस सुरक्षित रहें, हम पे ऐसा कुछ अटैक ना हो। चूँकि ईरान और यूएस का वॉर इतना ज़्यादा अनसर्टेन था, इतना उसके बारे में किसी को कुछ नॉलेज नहीं थी। तो ये डर का माहौल तो हमेशा रहता था कि कब क्या होगा, कैसे होगा। कभी-कभी तो जब हम अपना ऑफ ड्यूटी केबिन में जाके सोने जा रहे हैं, तो हमेशा हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी बैग वगैरह था, वो सब रेडी रहता था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो हमको तुरंत वहाँ से भागना है और अपना काम करना है। सवालों के सिलसिले में थोड़े और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त रुद्रांश ने जैसा कि बताया कि वो डर का माहौल कितना खौफनाक था। वो जो हर एक दिन थे, हर एक रातें थी, वो केवल और केवल खौफ में बीतती थी। ना खाने का सहूर था, ना वक्त की पाबंदी थी। बस कैप्टन ये कहते थे कि आप अपने काम पे फोकस करिए। इसके पीछे एक रीज़न बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो अपने क्रू मेंबर्स को क्यों कहते थे कि आप काम पे मन लगाइए। आगे सवाल बढ़ाते हैं। रुद्रांश, एक फर्ज करते हैं, आप बहुत अच्छी बात है कि आप सुरक्षित घर पर हैं और हमारे बीच हमसे सवाल जवाब में शामिल हो रहे हैं। यदि कोई मिसाइल या कोई ड्रोन आपके शिप से टकरा जाती, तब उस स्थिति में कितना ऐसा दायरा होता है या कितने ऐसे शिप्स होते हैं जो उस धमाके के शिकार हो सकते थे? जी, ये तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से ही बता सकता हूँ। मीना साकर दुबई से कुछ दूर एक पोर्ट है और हमको ऐसी खबर मिली कि वहाँ पर शायद से मिसाइल का अटैक हुआ है। तो वहाँ पर मिसाइल का अटैक हुआ और हमने अपने जहाज़ पे, जो कि दुबई एंकरेज पे था, कुछ हद तक एक रोलिंग पिचिंग जो होता है, जहाज़ मूव करता है, वो हमने फ़ील किया। तो काफ़ी हद तक अगर बोला जाए तो अगर एक जहाज़ पे अटैक होता है तो 1 माइल, 2 माइल के रेडियस में जहाज़ अगर लोडेड नहीं है, अगर वो खाली जहाज़ है, तो काफ़ी हद तक ये भी चांसेस है कि वो जहाज़ भी पलटी खा जाए। और अगर लोडेड जहाज़ है तो कम चांसेस रहते हैं, बट हाँ, काफ़ी हद तक रोलिंग पिचिंग जो है, एक तरह से 7 रेक्टर का भूकंप जैसा महसूस भी हो सकता है। थोड़ी सी इस चीज को और गहनता से अगर अपन सोचे विचार करें कि यदि कोई शिप उस पर्टिकुलर एरिया में पलट जाए
या उस पर मिसाइल अटैक हो तो वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाए, तब बचने की कितनी संभावना होगी वहां पे? जी, हम हमेशा प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर ऐसा कुछ अटैक होता है तो हमको क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मिसाइल अटैक का ही वो ले, तो अगर जैसे मिसाइल का कोई अटैक होता है तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम मस्टर स्टेशन जाएं, लाइफ बोट के पास जाएं और या फिर नियरेस्ट लाइफ राफ्ट के पास जाएं और जल्दी से जल्दी उस लाइफ बोट को हम लॉन्च करें ताकि हम अपनी शिप से दूरी बना के रख सकें और हम उस इम्पैक्ट जोन से दूर आ पाएं। और इफ़ इन केस अगर कुछ ऐसी कैजुअलिटी होती है या फिर कोई जख्मी या फिर घायल होता है तो जहाज में एक फैसिलिटी होती है डिस्ट्रेस कॉल का। तो हम क्या करते हैं, रेडियो के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम, जिसको हम GMDSS भी बोलते हैं, उसके माध्यम से हम आसपास के जहाज, आसपास के जो मैरीटाइम रिसर्च सेंटर्स हैं, आसपास की जो नेवी की वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको भी सिग्नल देते हैं कि हमारे जहाज पे ऐसा कुछ अटैक हुआ है और हमारे जहाज में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन ऐसी है। तो काफ़ी हद तक वो एक प्रोसीजरल वे होता है कि अगर मिसाइल का कोई अटैक हुआ तो ऐसा करना है। बट चूंकि कभी कभी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और वो प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, तो हमारा यही मोटो होता है, कैप्टन का मेन यही मोटो होता है कि एटलीस्ट हम उस जहाज से बाहर आ जाएं, लाइफ बोट के थ्रू हम उसको इवैक्यूएट करें ताकि बाद में सिचुएशन और वर्सन अप ना हो। मतलब बचाव के संसाधन वहां पे एक तरह से आपको विकल्प के तौर पे मिल जाते हैं, ऑप्शनल अपने पास अपनी लाइफ सेफ्टी के लिए इंतजाम जी जहाज में होते हैं। हर किसी जहाज में लाइफ सेफ LSA जो होता है, एज पर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, वो सबसे प्राइमरी वो होता है, एक तरह से प्राइमरी प्रायोरिटी होती है कि कुछ भी हो जाए, कार्गो को भी कुछ हो जाए, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। रुद्रांश, चूंकि ना तो उस होमोजोव स्टेज को कोई अभी देख पा रहा है, ना आसपास कोई जा पा रहा है, मीडिया में भी जितनी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कि जो खबरें मिल जा रही हैं उसके आधार पर है। आपने वहां पे 90 दिन बिताए हैं, पर्टिकुलर एरिया पे ना बिताया होगा, उस लाइन पे बिताया है। अगर तो आप क्या वो चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगी कि वो पूरा इलाका जो है कितने दूर का है, कहाँ से कितने माइल से शुरू होकर कहाँ तक एंड होता है, जिसको स्टेट ऑफ होर्मुज़ कहा जाता है, और वहाँ की परिस्थितियाँ तब कैसी थी और जब आप निकल के आए तब कैसी रही? जी, सबसे पहले तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अगर हम वर्ल्ड वाटर्स की UN की हिसाब से बात करें तो चूंकि वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर में आता है तो वो एक तरह से ईरान का ही पार्ट है। और शुरुआती दौरों में वो एक इनोसेंट पैसेज, हम एक टर्म को यूज़ करते हैं कि अगर कोई जहाज इनोसेंटली या फिर किसी को हार्म ना करते हुए पास कर रहा है, ट्रेड के सिलसिले में, कमर्शियल सिलसिले में, या फिर कोई भी छोटे मोटे फिशरी के सिलसिले में, तो हम उसको पैसेज देते हैं। पर चूंकि जब ये वॉर बढ़ी तो ईरान के पास एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दे। चूंकि वो उसके लॉ के अंदर, उसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर में आता है, तो वो इस चीज़ को इम्पोज कर भी सकता है, उसके पास ये पावर है। तो जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया तो काफ़ी हद तक ट्रेड जो है, जो नॉर्मल ट्रेड चलता था, तेल का आयात निर्यात होता था, जैसे मेरे पास यूरिया था तो हम यूरिया का आयात निर्यात करते थे, तो वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ। और जैसे आप देख सकते अब आगे की दुनिया में, पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा तेल की शॉर्टेज हो चुकी है और कितना ज़्यादा क्राइसिस हो रही है। तो काफ़ी हद तक ईरान का उसमें एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद होता है तो पर्शियन गल्फ भी पूरा बंद हो जाएगा, जिससे कुवैत हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, इन सब कंट्रीज़ की भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी डाउन होगी और ये कंट्रीज़ भी ट्रेड नहीं कर पाएंगी। तो लगभग ऐसी कुछ सिचुएशन रही वहाँ पर। एट ए टाइम की अगर बात करें तो वहाँ कितने जहाज होंगे जो फंसे रहते हैं? जैसे मैं अपने दुबई एंकरेज की बात करूँ तो मेरे जहाज के अराउंड लगभग 350 से 400 जहाज हमें ऐसे दिखे जो कि एंकरेज पे है और हॉर्मुज़ के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं।
तो जब आप वहां पे पहुंचे थे तब तो वो कंडीशन नहीं थी कि इस टाइप का कोई वॉर हो जाएगा, नहीं। लेकिन आप जब वापसी कर रहे थे तब अनसर्टनली आप लोग उस चक्र में फंस गए। जी। फिर वहां से जब निकल के आए, आप लोग पूरी तरीके से उस एरिया से जब बाहर हो गए, तब की खुशी कैसी थी? तब की एक तरह की खुशी भी थी और एक तरह से चिंता भी थी, जो मतलब जो सिचुएशन हमने फेस करी, और चूंकि अभी कुछ सेलर्स और है जिनका या तो टेन्योर खत्म नहीं हुआ है या फिर उनका साइन ऑफ में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो सेलर्स भी वहाँ पर अभी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुशी थी कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ गए, बट ये थोड़ी सी ये भी चिंता थी कि उनके साथ क्या होगा, क्या वो अपने घर वालों से, परिवार वालों से कांटेक्ट कर पा रहे होंगे कि नहीं, जल्दी से जल्द वो भी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। तो ये एक तरह की खुशी भी थी और एक तरह की चिंता या फिर एक कामना भी थी कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाए। क्या आपको कभी फील हुआ कि आप एक वार का हिस्सा हो चुके हैं? जी, ऐसा एक रियलाइजेशन हर दिन मुझे होता था कि मे बी ये वॉर एक तरह का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, जियोपॉलिटिकल काफ़ी हद तक ये हिस्ट्री का भी एक पार्ट हो सकता है। तो ये सोच के कभी लगता था कि हाँ, मैं भी इस वॉर का हिस्सा हूँ एक तरह से। भले ही मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट ये वॉर मैं अपने सामने होते हुए देख रहा हूँ। तो एक बहुत ही अलग तरीके का अनुभव था ये। जिस दिन आप घर पहुंचे, उस दिन का माहौल कैसा था? मेरे परिवार वाले तो काफ़ी हद तक खुश थे। मेरी मदर, जैसे मैंने बताया, काफ़ी इमोशनल है। तो वो भी एक भावुक का पल था, काफ़ी भावुक हुई मेरी माँ। और उसके बाद मैंने सबको अच्छे से काम डाउन किया, बताया कि सब कुछ ठीक है, मैं सेफ़ली घर आ चुका हूँ, ऐसा करके। तो काफ़ी हद तक उत्साह भी था, काफ़ी सब प्रसन्न भी थे और काफ़ी हद तक एक इमोशनल मूवमेंट भी था कि एक इतनी बड़ी वॉर जो अभी चल रही है ग्लोब में, उस संकट से 3 महीने बाद बाहर आना घर वालों के लिए एक बहुत ही इमोशनल मूवमेंट भी रहा। इस बीच आपके कितने दोस्तों ने आपसे बातचीत की? क्या रहा, कैसा रहा? उनके साथ कैसा इमोशनल टच रहा? मैं अपने दोस्तों को काफ़ी धन्यवाद भी करूँगा, क्योंकि इस सिचुएशन में थे, वो मेरे से पल-पल की खबर लेना चाहते थे। ये पूछते थे कि तुम जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आओ, और मैं उनको सब कुछ चीज़ें लाइव भी बताता था। और एक तरह से जियोपॉलिटिकली भी वो इस चीज़ को जानते थे। अगर वो इस सिचुएशन के बारे में जानना चाहते, तो उनको मेरे से अच्छा सोर्स कोई मिलता नहीं था, क्योंकि चूँकि मैं सामने से वॉर को देख रहा हूँ। तो इस वॉर के बारे में भी पूछते थे, मेरे बारे में भी पूछते थे, और काफ़ी हद तक उनको भी जो चिंता रहती थी वो मैं पूरा करने की कोशिश करता था। तो आपने सुना रुद्रांश को, देखा, उसकी सारी फीलिंग्स आपके सामने थी। वो एक वॉर है जिसका परिणाम कब आएगा, कब वो ये वॉर खत्म होगा, कोई नहीं जानता। और जिन परिस्थितियों में रुद्रांश वहां पे फंसे हुए थे, उन परिस्थितियों में शायद कुछ भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि रुद्रांश और उनका पूरा क्रू सकुशल वापस आ चुका है। धन्यवाद रुद्रांश, आपका यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और हमारी कामना है कि आप और बहुत तरक्की करें, शीर्ष पे जाएं, बेहतर करें। नमस्कार।